नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एचसी का केंद्र और केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जनता के मास्क न लगाने का हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, हम कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं हैं। सभी बाजारों में कोरोना के बचाव के लिए सख्ती अपनाएं। दिल्ली में चल रहे साप्ताहिक बाजार में भीड़ भाड़ न हो, आम लोगों को और ज्यादा संवेदनशील बनाए जाएं। कोर्ट ने दोनों सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस समय अगर कोरोना को रोकने के प्रयासों में जरा भी चूक हुई तो तीसरी लहर दूसरी लहर से कहीं विकराल साबित हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 9 जुलाई तय किया है। इससे पहले केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर हलफनामा दाखिल करना होगा। वह दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर ठंडी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में 165 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना महामारी से 14 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.22% हुआ है। दिल्ली में कोरोना के 2445 एक्टिव मरीज हैं। 99% के करीब पहुंचा है रिकवरी रेट। दिल्ली में कोरोना से अब तक 24,900 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 14,04,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। तो दिल्ली में कोरोना के 2445 एक्टिव केस हैं। 99% के करीब पहुंच गया है रिकवरी रेट। दिल्ली में कोरोना से अब तक 24,900 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 14,04,000। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी। पिछले 24 घंटे में 165 नए मरीज सामने आए हैं। वह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रगति की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा विजन है कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करें जो भारत के लिए हर ओलंपिक में कम से कम 50 गोल्ड मेडल लेकर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल की दुनिया में देश का नाम रोशन करेगी। यहां युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, जिससे देश की खेल प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अधिक से अधिक मेडल लाकर देश का नाम रोशन करेगी। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुद में अनूठी यूनिवर्सिटी होगी, जहां पीएचडी तक की डिग्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक देश के खिलाड़ी चाहे किसी खेल में कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन डिग्री के लिए उन्हें अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करने में समस्या होती है। लेकिन अब खिलाड़ियों को किसी और डिग्री की जरूरत नहीं होगी, उन्हें खेल की परफॉर्मेंस के आधार पर ही डिग्री मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम जल्द ही विभिन्न खेलों को ध्यान में रखकर उनके कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करेगी। वहीं बीजेपी का सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के सीएम अब आम आदमी नहीं रहे। ये कहा है आदेश गुप्ता ने। 10 करोड़ रुपये में बनवा रहे हैं अपना बंगला। जनता की गाढ़ी कमाई अपने बंगले में लगा रहे हैं। दिल्ली में जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल अपने बंगले में स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। तो दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में कागजात दिखाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल 10 करोड़ रुपये अपने बंगले के रखरखाव में खर्च कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के अंदर जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है। इस कोरोना काल में जहां वह केंद्र सरकार के ऊपर सिर्फ आरोप लगाते रहे व्यक्तियों को लेकर, लेकिन किसी दौरान उन्होंने अपने बंगले के ऊपर 10 करोड़ खर्च करने का टेंडर भी पास कर दिया। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने बंगले में स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। कई लोगों को ज्ञान और नसीहत दी थी। ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सत्ता में हम आएंगे तो न गाड़ी होगी न बंगला होगा, और वो जब सत्ता में आए तो कैसे उन्होंने अपना चरित्र बदला वो आप सबने देखा है। किस तरह से उन्होंने एक फ्लैट से डुप्लेक्स फ्लैट से बंगला में आए। चलिए, एक संवैधानिक व्यवस्था है, बंगला सुरक्षा की दृष्टि से भी है,
बंगला ले लिया, चलो इस तक ठीक है। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में आए, फिर गाड़ियों के काफिले में आए, और अब वो बंगले के अंदर 10 करोड़ रुपए लगा। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से जीटी रोड को क्रॉस करने के लिए बनाए गए भूमिगत पैदल पथ का उद्घाटन किया है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक राम निवास गोयल के अलावा स्थानीय RWA पदाधिकारी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अंडरपास के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। इस मौके पर राम निवास गोयल ने बताया कि इस पैदल अंडरपास को बनाने में तकरीबन 5 करोड़ 79 लाख खर्च आया है। कोरोना के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई है। यह अंडरपास 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। इसके बन जाने से हजारों लोगों की परेशानियां कम हुई है। बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए अंडरपास में लिफ्ट बनाया गया है। साथ ही इसमें मोहल्ला क्लिनिक का भी निर्माण किया जाएगा। एक ऐसा अंडरपास बन गया है जिससे जनता आने वाले समय में लाभ उठाएगी। मैंने जब जैन साहब से इस विषय में बात की थी, आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जैन साहब ने इनकी दूरदृष्टि, इनकी सोचने की शक्ति, उसी वक्त इंजीनियर से कहा कि उसके नीचे एक मोहल्ला क्लिनिक भी बनाओ, और वो मोहल्ला क्लिनिक की आज जैन साहब से इजाज़त ले लिए, जगह दिखा दी है। उसमें एक कमी की और इंगित किया उन्होंने कि उसमें टॉयलेट ब्लॉक बन जाए। दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पर हमारे अध्यक्ष जी के बहुत ही मतलब की बहुत बड़ी इच्छा थी। लगभग 4 साल हो गए जब उन्होंने आए थे, कहते ये जरूर बनवाना है। उसी दिन डिस्कस करके उसको फाइनल कर दिया गया था। बनने में थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा लगा कि 1 साल 6-8 महीने पहले लॉकडाउन रहा, अभी भी 2-3 महीने से लॉकडाउन रहा, पर आज से स्टार्ट हो गया है। और काफ़ी अच्छा ये सर्वे बना है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है और दोनों तरफ लिफ्ट भी लगाई गई है। और जो मोहल्ला क्लिनिक के लिए अध्यक्ष जी ने कहा है वो भी जल्द से जल्द बनवा दिया जाएगा। दिलशाद गार्डन वह दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ रही है। वहीं इस दौरान लॉकडाउन के पालन और आम जनता को होने वाली परेशानियों को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता किरण पाल सिंह ने नॉर्थ जिले के डीसीपी एंटो अल्फास से खास बातचीत की है। इस दौरान डीसीपी नॉर्थ ने बताया कि क्राइम की जांच करना हमेशा प्राथमिक कार्य रहता है, लेकिन कोरोना काल में इन सभी जिम्मेदारियों के साथ ही लॉकडाउन का पालन कराना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पुलिस का महत्वपूर्ण कर्तव्य था। साथ ही मजदूर और गरीब लोगों को खाना पहुंचाना और उनकी मदद की गई। और जब ऑक्सीजन की कमी आई तो इलाके के अस्पतालों के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। लोगों की जितनी मदद की जा सकती थी दिल्ली पुलिस ने आगे बढ़कर की है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी एंटो अल्फोंसो। सर, जिस तरीके से कोरोना काल गुजरा है तो क्राइम के साथ साथ लॉकडाउन का पालन कराना हो या लोगों को घर जो सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन या दवाइयां मुहैया कराने हो, किस तरीके से जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने काम किया है उसका थोड़ा सा बताएं। ये कोरोना का काल में एक अलग तरीका पुलिसिंग चलाया था। एक पहले हमारा पुलिसिंग यही थी, वो थी ये प्रिवेंशन करना, क्राइम को रुकवाना, और उसके बाद क्राइम कुछ रिपोर्ट हुआ तो उसका रजिस्ट्रेशन करके और तफ्तीश आगे बढ़ना। दैट इज़ लाइक मेनली प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। ये तीनों चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बट कोरोना का काल में अलग तरीका पुलिसिंग है। ये क्राइम तो चलते रहेगी, इसके अलावा जो लॉकडाउन के दौरान कई सारा काम करना पड़ता है। बेहद चीज़ है, लॉकडाउन पालन करने के लिए पुलिसिंग चलाना पड़ता है। ये जो हमारा अलग अलग पिकेट अलग लगाया था, अलग तरीक़ा से लगाया था ताकि जहाँ ज़्यादा मूवमेंट हो वहाँ रुकवा सकते हैं। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए लोगों के लिए अवेयरनेस करवाना, और जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है वहाँ हमारा चालान और उनके ऊपर 100 से मुकदमा देना, वो चीज़ काम भी अलग हम चलाया था। तीसरा है ये कोरोना का काल पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई सारा लोग तो पहले जैसे क्राइम के तौर पे कॉल आते थे, ये छोड़ के अभी कोरोना का काल पे अलग तरीक़े के कॉल आने के लिए शुरू हुए थे जहाँ सिलेंडर का ज़रूरत है, और कुछ लोग मजदूर थे और लेबर थे, लॉकडाउन की वजह से कुछ दिक्कत आई थी, उनका खाना खिलाने का ज़रूरत था, और तीसरा ये जो दवाई और बाकी चीज़ के लिए ज़रूरत था। सो इसी के पुलिस ने, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस को पूरा मिल के कई सारा काम हमने करवाया था।
था और कुछ एक हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स की कमियां पड़ी गई थी, उसमें तुरंत लेके आने का ज़रूरत था। इमीडिएटली हम ग्रीन कॉरिडोर का फैसिलिटेशन हमने करवाया था। सो ये अलग तरीका पुलिसिंग चल पड़ा। सर एक आखिरी सवाल, क्या एक अपील आप अपने क्षेत्रवासियों को और जो इलाके के लोग हैं उनसे क्या करना चाहेंगे? जैसा कि बताया जा रहा है कोरोना संभावित तीसरी लहर आने की आशंका है, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या एक अपील? ये मेन चीज़ है, अभी जो लॉकडाउन खोल गई थी, अभी तो बाकी जगह पे भीड़ भाड़ सीधे से शुरू हो रही है। सो जैसे लॉकडाउन खोलने के बाद जिम्मेदारी अपना अपना एक एक इंडिविजुअल को पड़ता है। सो ध्यान रखने की ज़रूरत है। मास्क पहन के बाहर, जब भी बाहर आते हैं मास्क पहन के आइए, और घर का अंदर भी और घर का बाहर भी, और सोशल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो मेंटेन करना चाहिए। दिल्ली से किरणपाल सिंह की खास रिपोर्ट। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में राजधानी दिल्ली में जहां संक्रमण की रफ्तार घटी है, वहीं दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से बाजारों को खोलने की परमिशन दी है। लेकिन एमसीडी की अनुमति के साथ और कुछ इलाकों में मिली भगत से साप्ताहिक बाजार लगना भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बाजार में जमकर भीड़ देखी जा रही है। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में साप्ताहिक बाजार लगाए जा रहे हैं और कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। जैसे ही पुलिस को पता चला इंद्रलोक इलाके के साप्ताहिक बाजार खुले हैं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत बाजार को बंद कराया गया और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से चलने के लिए कहा गया। वहीं पुलिस को देखते ही बाजार के दुकानदारों ने भागना शुरू कर दिया और दुकानों को बंद भी कर दिया गया। वहीं इस मामले में निगम पार्षद ने दिल्ली सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। केजरीवाल साहब, देखिए जो अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस हिसाब से जो है बाज़ार जो है एमसीडी द्वारा लगवाए जा रहे हैं जो गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जो लोग केजरीवाल साहब ने भर्ती किए हैं, उनका ये काम है, केजरीवाल साहब ये जहाँ भी वीकली मार्केट्स हैं वहाँ पे सिविल डिफेंस वाले लोगों को लगाएं और ये उनका काम है। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गाइडलाइंस भी वही जारी करते हैं, तो उनका काम है कि जहाँ मार्केट्स लग रहे हैं वहाँ अपना स्टाफ लगाएं और उनको देखें कि वहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। देखिए जो अभी गाइडलाइन दिल्ली के रोहिणी इलाके में अगर आप रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके इलाके में कोविड-19 से जुड़ी या एमसीडी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उनके लिए 3 हेल्पलाइन नंबर एमसीडी डिप्टी कमिश्नर रोहिणी जोन ने जारी किए हैं, जिससे आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और इसी को लेकर हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने रोहिणी जोन के एमसीडी डिप्टी कमिश्नर विवेक प्रकाश से खास बातचीत की है। सुनिए। हम मौजूद हैं रोहिणी एमसीडी ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं डीसी विवेक प्रकाश जी, जिन्होंने अपने जोन के लोगों की समस्या के लिए एक सेंट्रलाइज नंबर इशू करा है कि लोग उस पर शिकायत कर सकते हैं उनके क्षेत्र में जो भी परेशानी है। बाकी विस्तार में हम डीसी साहब से जानते हैं कि क्या है वो पूरी चीज़। सर क्या पूरा आपने जो सेंट्रलाइज नंबर इशू करा वो क्या है? देखिए ये सेंट्रलाइज नंबर हमारे रोहिणी जोन के कंट्रोल का नंबर है जो पहले से मौजूद है। उसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए कि अपने स्टाफ को ज़्यादा डेप्यूट किया हुआ है राउंड द क्लॉक, जिसमें हम मॉनिटरिंग कर पाएँ, और डेली मॉनिटरिंग उसमें की जाती है, जिसमें कोविड से रिलेटेड चीज़ें, एमसीडी से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए जो भी नागरिक हैं यहाँ के वो अपनी जेन्युइन कंप्लेंट्स या हमसे संबंधित कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं और उसको शीघ्र न्यूनतम समय में हम उसमें रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं। सर क्या वो नंबर है जिस पे पब्लिक आपसे कांटेक्ट कर सके? उस नंबर से वो नंबर है यहाँ का 3 नंबर हैं, 3 लैंडलाइन नंबर हैं ये हमारे। एक है 27042700, दूसरा नंबर है 27050132, तीसरा नंबर है 27050133। सर आगे मॉनसून भी नज़दीक है, तो आप लोगों की तरफ से कैसी तैयारियां चल रही हैं? जैसे नालियां ब्लॉक हो जाती हैं, हर बार शिकायत होती है किसी अंडरपास में नाली ब्लॉक होना या कहीं पे सोसाइटी में ये सब चीज़ें होना, तो उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए रेगुलर मानसून की तैयारी के संदर्भ में हम लोगों ने, हमारे इंजीनियरिंग मेंटेनेंस डिवीज़न ने M1 और M2 ये डिसिल्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है और डिसिल्टिंग करके जो सिल्ट है उन्हें भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे साइट पे भी भेज दिया गया है। बाकी 4 फीट से कम गहरे नाले हैं जो रेगुलर, जिनकी डी फ्लोटिंग और फ्लोटिंग मटेरियल हटाए जाने का कार्य चल रहा है रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा कंट्रोल रूम में हमने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पंप की भी व्यवस्था की हुई है, ताकि जहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा हो जा रही है या कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे पंप के जरिए उनको हटा पाएँ। तो
जैसा कि आपने देखा कि डीसी साहब ने बताया कि ये 3 नंबर्स हैं सर के पास, जो है 2704 2700, 2705 0132, 2705 0133। अगर क्षेत्र में लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो वो इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर डीसी विवेक प्रकाश जी खुद नज़र भी रखते हैं और टाइम बे टाइम उन कंप्लेंट्स पे कोई एक्शन हुआ या नहीं हुआ उसकी जांच करते रहते हैं। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना गिरी। वहीं दिल्ली में अनलॉक के बाद मेट्रो के सफर में कई फेरबदल किए गए हैं, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस के लिए मेट्रो में यात्रा करने वाले लोगों से पालन करवाना चैलेंजिंग है। बता दें कि अनलॉक 2 के बाद मेट्रो में रोज सफर करने वालों की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि अभी भी मेट्रो की क्षमता से आधे यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति है, लेकिन कई बार मेट्रो स्टेशन पर क्षमता से अधिक भीड़ बढ़ जाने के कारण पब्लिक को संभालना दिल्ली पुलिस के लिए टेढ़े खीर साबित हो रहा है। इसलिए दिल्ली मेट्रो पुलिस ने तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को भी पत्र लिखकर पब्लिक को संभालने के लिए मदद मांगी है। अनलॉक 2 में मेट्रो की नई गाइडलाइंस जो जारी की गई है, उसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने डीसीपी दिल्ली मेट्रो जितेंद्र मानी से खास बातचीत की। लॉकडाउन खुलने के बाद दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो सफ़र रहा है वो मेट्रो का रहा है। मेट्रो में किस तरह की गाइडलाइन जारी की जाए, किस तरह से लोगों की एंट्री की जाए और किस तरह से जो पुलिस है वो इसको संभाले, उसको लेकर हमारे साथ दिल्ली मेट्रो के डीसीपी हैं, उनसे हम आज बात करने के लिए स्पेशल यहाँ पे पहुँचे हैं। सर, किस तरह की गाइडलाइंस जो हैं अभी तक मेट्रो के लिए यहाँ पे दी गई? देखिए, जब से ये लॉकडाउन खुला है, जो मुख्य गाइडलाइन आई है कि 50% का एक ट्रैवल जो लोग कर रहे हैं वो होगा और स्टैंडिंग कोई नहीं जाएगा। तो ये दो मुख्य जो गाइडलाइन डीडीएमए की आई है। सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑलरेडी हाई है, पहले से ही है, और कोविड के नॉर्म हमें फॉलो करने हैं। तो हमने जैसे सोमवार से ही ये अरेंजमेंट शुरू हुआ, तो 2 शिफ्टों में हमने अपना अरेंजमेंट निकाला है, सुबह 5 बजे से लेके 2:30 बजे तक, और दूसरा 2 बजे से लेके 11 साढ़े 11 रात तक, जब तक चलती है मेट्रो। तो अपने स्टाफ को जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ पे लगा रखा है, जैसे कि करीब 70 स्टेशन हमने बड़े जहाँ पे गैदरिंग होती है उनको फाइंड आउट किया और वहाँ पे फिर ये आदमी लगाए अपने। इसके अलावा हमने अपने लाउड हेलर्स कई जगह स्टाफ जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, कश्मीरी गेट, राजीव चौक, इस तरह के स्टेशन वहाँ पे दे रखा है कि जब भीड़ होती है तो अनाउंसमेंट भी करें, लोगों को बताएं भी कि ये कोविड का जो डायरेक्शन है उनको फॉलो किया जाए। समस्या ज़रूर जो आप कह रहे हैं, समस्या के नाम पे ये आ रहा है कि कई बार जैसे लोग आ जा रहे हैं मेट्रो में, जब फुल हो रहा है तो वो गेट बंद रहे हैं, कई बार गेट भी बंद कर दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को लाइन लगाना पड़ रहा है। कई जगह PCR कॉल भी आ रही है कि हमें घुसने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमें अंदर वो गाइडलाइन भी फॉलो करनी है और पब्लिक को भी समझाना है। तो हम फिर अपने लोगों को बोल रखा है कि बड़े साइलेंट और बड़े मन को पेशेंट तरीके से उनको समझाया जाए कि ये चीज़ें हैं, अंदर भीड़ है, जैसे ही वो खाली होगा या चीज़ें आएंगी आपको फिर अलाउ किया जाएगा। डीसीपी जितेंद्र मैनी डीसीपी मेट्रो थे, जिनका साफ कहना है कि कई तरह की चैलेंजिंग है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और लोगों को समझाते हैं बाकायदा। कई लोग जो हैं मेट्रो में एंट्री करते हैं तो मास्क लगाते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, लेकिन मेट्रो में एंट्री करने के बाद वो अपना मास्क हटा लेते हैं। कई तरह की गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ चालान भी काटे जाते हैं और 188 की कार्रवाई भी की जाती है अगर वो चालान देने में सक्षम नहीं होते तो। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। लॉकडाउन। आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि जब हम होम डिलीवरी में ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो फिर हम राशन क्यों नहीं दे सकते, और जब पिज्जा घर तक मिल सकता है तो फिर राशन क्यों नहीं मिल सकता। क्या कुछ कहा, सुनिए। करने के लिए पिछले 74 सालों से कहीं ना कहीं जनता इस राशन के मामले में पिछती रही है और राशन माफिया इस पर हावी रहा है। उस कड़ी को तोड़ने के लिए अब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो पिछले मुख्यमंत्री बनने से पहले भी पिछले 15 सालों से राशन माफियाओं के अगेंस्ट में आवाज उठाते रहे। बदमाशों ने युवक को सरेआम गोली मारी है। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस बल और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। बताया जा रहा है कि जिस युवक को गोली मारी गई है, आज उसके भाई की बारात जानी थी। इस वारदात के बाद से शादी का माहौल
वाले घर में मातम छा गया है। घायल के परिवार ने बताया कि जिन बदमाशों ने गोली मारी है उनसे पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस को मौके से 4 खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। कंप्लेंट करी थी, वो जेल गया था, 8 महीने जेल काट के अभी आया वो। तो अभी मेरे भाई की शादी थी, इसलिए हमने गांव से बुलवा लिया उसे। अब हम बाल कटवा के आए थे, मैं तो नहाने गया था कटवा के, वो बाल कटवा के बाहर बैठ गया था नहा धो के। तो 5 लड़के आए, उन्होंने उसके ऊपर गोली से फायर वायर करी और 5 भग गए इधर से सर। एक का नाम अंकित था, एक का राजू, एक का शंकर और 2 का नाम नहीं पता, उसी के साथ के हैं वो। हमारी लड़ाई वड़ाई हो गई। चलिए द्वारका से खबर है, जहां पर पुलिस ने संदीप और राहुल नाम के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये दोनों चोर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, जो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके पास से 5 बाइक बरामद की है। बता दें कि राहुल घोषित बदमाश है, जो हाल में जेल से रिहा हुआ था। तो द्वारका पुलिस ने संदीप और राहुल नाम के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये दोनों चोर पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए थे। पश्चिम दिल्ली के गणेश नगर इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। और ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं वो दरअसल फर्जी कॉल सेंटर का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गणेश नगर, तिलक नगर और नई दिल्ली में कुछ लोग संगठित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी का रैकेट चला रहे। जानकारी के मुताबिक ये लोग अमेरिका में रहने वाले लोगों को कॉल करके धमकाते थे। उन्होंने प्रतिष्ठित कंपनी में संदिग्ध लेन देन किया है। उसके बाद जब वह व्यक्ति इनकी बातों में आ जाता था तो यह खुद को कंपनी का एम्प्लॉय बताकर उससे खरीदारी करने को कहते थे। आगे बढ़ते दिल्ली में साउथ जिले के थाने हौज खास की पुलिस ने पंजाब लुधियाना के शुभम गैंगस्टर के 2 गुर्गे को 13 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ साथ 13 राउंड और 4 मैगजीन समेत एक ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये अपराधी अपने एक साथी से मिलकर मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर दिल्ली पहुंचे थे और पंजाब में बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। हौज खास थाने के अलर्ट पेट्रोलिंग स्टाफ ने एक पंजाब नंबर लगा हुआ मारुति आल्टो गाड़ी देखी गौतम नगर के इलाके में। जब सस्पिशियस पाकर उसको चेक करने की कोशिश किया गया तो वहां से भागने की कोशिश किए। उस गाड़ी में जो 2 व्यक्ति थे, स्टाफ ने उनको रोककर ओवरपावर किया और उनकी तलाशी ली, गाड़ी की तलाशी ली। उसमें से 13 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल अलॉन्ग विथ 13 राउंड और 4 एडिशनल मैगजीन बरामद हुए हैं। मॉर्निंग आवर्स में 3:30 बजे द्वारका पुलिस ने संदीप और राहुल नाम के 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से ये दोनों पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और गिरफ्तार के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा, सुनिए। का मामला सामने आया था। लॉकडाउन खोलने के बाद द्वारका डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गाड़ी की चोरियों का
का मामला सामने आया था। इसी पर लगाम लगाने के लिए हमारे स्पेशल स्टाफ ने स्पेशल ड्राइव करी और लोकल इंटेलिजेंस को गैदर करते हुए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ दो मुलजिमों को, जिसमें कि एक का नाम राहुल अलियास पोली है और दूसरे का नाम संदीप है, ये 26 और 30 साल के हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनसे 5 मोटरसाइकिल्स की रिकवरी हुई है। लॉकडाउन और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।